चलिए, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। मैंने आपको एक केस बता दिया था जिसमें कॉइल जो है प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा रोटेट कर जाए तब क्या होगा वो हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो आपको मैंने जो बताया था एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऐसा कुछ था, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यहाँ पर क्या था, एक कॉइल था आपके पास, ठीक है ना। ऐसा कुछ उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाले पोर्शन पे और ये वाले पोर्शन पे फोर्स क्या था, ज़ीरो था, क्योंकि एंगल ज़ीरो बना रहा था। लेकिन इस पोर्शन पे क्या था बताओ, बोलो। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा था, बाहर, और इस पर फोर्स कहाँ लग रहा था, अंदर। तो इस पर लग रहा था फोर्स बाहर और इस पर लग रहा था फोर्स अंदर, समझ आ गया। तो इस वजह से ये क्या करता, रोटेट करता है ना। चलो भाई, तो फिर हम लोग ने इस पर कितना टॉर्क लग रहा था वो हम लोगों ने निकाल दिया। इसके बाद का केस हम लोगों को देखना है, एक्चुअली यही टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसके बाद का केस क्या है कि अगर ये क्या कर जाए, अगर ये रोटेट कर जाए तब क्या होगा, अगर ये रोटेट कर जाए किसी एंगल थीटा से तब क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को वो समझना है। तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है, तो अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो एक स्टेप याद करने में कोई बुराई नहीं है। वो एक स्टेप की वजह से पूरा डेरिवेशन आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो, तो वही मुझे आपको आज समझाना है कि बेसिकली वो जब रोटेट कर जाता है एंगल थीटा से क्या होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ऐसा कुछ हमारे पास क्या है, वो कॉइल है, ठीक है ना। इस तरीके से कॉइल है और इसमें से कुछ ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियर हो गया। इमेजिन करिए, ये जो है ये आपका जो वायर है, या फिर मुझे बताइए ये कॉइल जो है, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है ना। ये कैसे बताया था हमने, जैसे करंट फ्लो कर रहा है उस सेंस में क्या करो, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये अंदर की तरफ क्या जाएगा, आपका एरिया वेक्टर। तो अगर मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दूँ तो बताओ, ये ऐसे कर दूँ तो बोलो, ऐसे कर देता हूँ उसको, मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, तो अब बताओ क्या होगा, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसा, तो एरिया वेक्टर क्या है, ऐसा। तो देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। समझ आ गया, ठीक है ना। अब क्या मैं क्या करता हूँ, देखो, और ये क्या आपका वायर है, इस वायर की लेंथ क्या है, इस वायर की लेंथ L2 आपकी बुक में गिवन है और इसकी लेंथ क्या गिवन है, L1 गिवन है। समझ आ रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, L2, इसकी लेंथ क्या है, L1। सबको समझ आ रहा है, ठीक। अब क्या बोलता है आपकी बुक में कि ये इस एक्सेस के अबाउट ऐसे क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। क्या करता है, रोटेट कर जाता है। समझो, ये वाला क्या वेक्टर है, एरिया वेक्टर, ए बार है ये, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसी वायर के अभी डायरेक्शन में है, ये जो ये पार्ट है इसी डायरेक्शन में, अभी रोटेट नहीं किया, अभी ऐसा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और जो लेंथ है वो भी क्या है, उसी के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, बी बार के डायरेक्शन में। समझ में आ गया। तो शुरुआत में कैसा कैसे बताओ, ये आपका क्या है, बी बार है, उसी से परपेंडिकुलर क्या है, एरिया, और इसी लाइन में क्या आ रहा है, आपका वायर भी आ रहा है, वायर भी उसी लाइन में आ रहा है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ऐसा, और ये लेंथ आपकी ऐसी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अगर ये रोटेट कर जाता है, अगर ये रोटेट कर जाता है तो ये जो ऐसा है ना आपका, ये क्या कर जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। रोटेट कर जाएगा मतलब क्या, ये शुरुआत में कैसा था, शुरुआत में कैसा है, ऐसा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ऐसी है, ये क्या है, ऐसा है। अब ये रोटेट कर जाता है। अगर ये रोटेट करता है किसी एंगल थीटा से, तो आपको इमेजिन करना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये आपका क्या है बताइए, ये आपका लेंथ L2 है। पहले डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, ऐसा था। अब ये क्या कर गया, थोड़ा सा रोटेट कर गया। समझ आ रहा है, ये क्या क्या कर गया, थोड़ा सा रोटेट कर गया। जब ये रोटेट कर गया तो ये जो आपका प्लेन है, इसने, इसका एरिया वेक्टर ये है, तो एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बनाया, थीटा। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा।
अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बनाएगा, थीटा। पहले देखो 90 है, दोनों ऐसे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, पहले 90। अब ये कॉइल रोटेट कर गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना दिया, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो भाई इतना समझ में आ गया, बस सफिशिएंट है। तो ये वाले पोर्शन पे जो फोर्स लगता है, ये वाले पोर्शन पे, इसको आपकी बुक में जो भी बोला होगा उसको मैं बोल देता हूँ एफ डैश। ये कितना है, बी आई, लेंथ कितना है L2, और एंगल कितना है साइन 90 माइनस थीटा। ये वाले पोर्शन ने कितना बनाया, 90 माइनस थीटा बनाया, ठीक है ना। चलो भाई, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये भी उतना ही एंगल बनाएगा, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसके ऊपर तो झगड़ा है ही नहीं, समझ आ गया। फोर्स एक्चुअली कौन से लग रहे हैं, इधर और इधर, ये इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो वो जो फोर्सेस है उसको F1 और F3 बोलते हैं हम लोग, F1 और F3। तो वो कितने फोर्सेस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लग रही I, B, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I, सब में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I, लेंथ कितना है इसका L1, और ये वाला पोर्शन जब ऐसे रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल सिर्फ थीटा बनाएगा। कितना बनाएगा, थीटा। ऐसे था, एंगल कितना था, 0, समझ आ गया। उसके बाद ये क्या कर गया, रोटेट कर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बनाया, थीटा। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, साइन थीटा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर लेंथ है। कौन सी लेंथ है, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ बनती है, एक ट्राइंगल बनेगा, अगर आप शायद इमेजिन कर पाएँ तो वहाँ बनेगा एक ट्राइंगल। उस ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपका क्या है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। क्या एंगल है आपका, थीटा। उसके बाद आपको ये उसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी इस एक्सिस से, तो उसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, ये आपका क्या है, L2 है, और ये आपका क्या है, कौन सी साइड है, ये अपोजिट। ये वाली कौन सी है, एडजेसेंट, ठीक है ना। ये कौन सा है, एडजेसेंट। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा निकालूंगा तो आपको देखना पड़ेगा कि इससे ये वाला एक्सिस से उसकी लेंथ कितनी है, तो वह L2/2 है। एक्सिस से कितनी लेंथ है उसकी, L2/2। तो यहाँ पर जब आप उसका साइन थीटा निकालेंगे या ये अपोजिट साइड निकालेंगे या एडजेसेंट निकालेंगे, तो एडजेसेंट क्या होता है बताओ ज़रा, ये क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप इसकी साइड निकालने की कोशिश करें, उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट आर्म। तो उसका जो मोमेंट आर्म होता है L2/2 साइन थीटा। क्या होता है वो, L2/2 साइन थीटा। तो यहाँ पर जो लेंथ बनेगी बेसिकली वो क्या बनेगी, वो बनेगी L2/2, और ये क्या बनेगा, साइन थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है BI L2/2 साइन थीटा। तीसरा वाला फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो भी क्या लगेगा, BI L2/2, और वो भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, इसके वजह से ये फोर्स और वो फोर्स, और दोनों का क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली क्या बन गए, ये दोनों के दोनों बन गए टॉर्क। समझ आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई कर दिया। और दोनों की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये वाले की लेंथ कितनी, L1, दूसरे वाले की लेंथ कितनी है, वो भी L1। तो दोनों टॉर्क अगर मैं ऐड करूंगा तो आएगा τ1 + τ2, और ये अपने पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, BI, ये क्या हो जाएगा, L2/2 साइन थीटा L1, प्लस क्या हो जाएगा दूसरा, BI L2/2 साइन थीटा इंटू फिर से क्या हो जाएगा, L1। दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा बताओ, 2 टाइम्स मिलेगा। 2 टाइम्स क्या मिलेगा, BI L2/2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, L1। 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या बताओ, BI L1 L2 साइन थीटा। समझ आ गया। और L1 L2 क्या है, वो एरिया है। कैसे, ये क्या है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का। तो लेंथ कितना है L1, ब्रेड्थ कितना है L2। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये तो आंसर आएगा BIA, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा नेट टॉर्क। और अगर n टर्न्स होंगे तो यहाँ पर क्या कर लेना, n से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी टर्न्स होंगे। ये तो एक टर्न के लिए लिया मैंने, n टर्न्स होंगे तो क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर लेना। समझ आ गया। स्टेप में अगर कंफ्यूजन है तो बस इतना याद रखो, इतना याद रखो बस कि टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, BIL, फोर्स कितना है BIL, और ये क्या है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो BIL1, और इधर पे भी क्या लिख सकते हो, वही BIL1, और ये चीज क्या है बताओ, ये है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे, इमेजिन करना पड़ेगा, नहीं इमेजिन कर पा रहे कोई बात नहीं, स्टेप याद कर लेना उसको, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो।
चलो एक बार फिर से इमेजिन करते हैं, ये जो आपका साइड है वो क्या है आपका BC, साइड क्या है BC, इसकी लेंथ क्या है L। अभी बिल्कुल कॉइल क्या है सीधा, उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाया 0, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है BC साइड है, ठीक है, वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसी डायरेक्शन में, अभी तो B बार उसी के डायरेक्शन में है, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा, जो हमेशा क्या होता है उसको परपेंडिकुलर। अब ये कॉइल क्या करता है, ऐसे रोटेट कर जाता है। अभी कॉइल कैसा है, अभी कॉइल ऐसा है, अब क्या करेगा वो रोटेट कर जाता है। जैसे ही रोटेट करता है तो BC ये पोजीशन पे आ जाता है। अभी इस पोजीशन पे BC आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, तो अब ये BC बन गया, ठीक है ना, इस पोजीशन पे आ गया। जब इस पोजीशन पे आ गया, देखो ये BC था तो उसको परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, अब ये BC है तो इसको परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर, समझ आ गया। अब बताओ ये एरिया वेक्टर अब ये हो गया, ठीक है, इसको डॉट डैश बनाते हैं, एरिया वेक्टर ये हो गया अभी। अब एरिया वेक्टर ने, पहले एरिया वेक्टर ने कितना बनाया था B के साथ एंगल 90, अब एरिया वेक्टर ने कितना बनाया थीटा, समझ आ गया, ठीक है ना। पहले BC मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, एंगल 0, अब BC ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाया, कितना है वो 90 माइनस थीटा। अब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या, इधर एक फोर्स लग रहा है जो उसको रोटेट करा रहा है F1, इधर पे एक फोर्स लग रहा है जो उसको रोटेट करा रहा है, क्या है फॉर एग्जाम्पल F2, समझ आ गया, कुछ भी नाम रख दिया मैंने F1 F2। हमको जो अब वो लिखना है, टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही लिखना है हम लोग को। तो फोर्स कोई भी ले लो, F1 लिख दो, F2 लिख दो। F1 अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, फोर्स क्या है BIL, फोर्स क्या है BIL, तो B इंटू करंट, इसमें से कितना जा रहा है I जा रहा है, I करंट जा रहा है सब में से, और लेंथ कितना है इसका L1 है। फोर्स क्या है, फोर्स किस पे लग रहा है L1 पे लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है L1 पे फोर्स लग रहा है, ये लेंथ, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये फोर्स का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। एक्सिस कौन है, देखो इसी एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर रहा है वो, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पहले आगे खींचो, तो ये फोर्स का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, ये होगा, ये आपका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्सिस खींचा मैंने तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये देखो, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा थीटा। अगर ये थीटा होगा तो, और ये देखो ये टोटल BC कितना था L2 था, तो उसका आधा कितना हो जाएगा L2/2 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो इस ट्राइंगल में अगर साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या है हाइपोटेन्यूज, वो क्या है L2/2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा L2/2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए L2/2 इंटू साइन थीटा, इसी वजह से वो लिखा था मैंने L2/2 साइन थीटा। अब समझा, ऐसे ये से ये निकाला, सेम वैसे ही वो निकलेगा। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। तो उसको भी वैसे ही निकालेंगे। तो ऐसा सोचना है इसके अंदर, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो एक एक स्टेप समझाने की इसमें मैंने कोशिश की है। मैंने बहुत एनिमेशंस देखे लेकिन कोई मुझे ढंग का लगा नहीं जो टेक्स्ट बुक के, और इसको एक्सप्लेन कर लो। ये बना लो, अगर चाहिए तो तुमको बना लो उसको। चलिए, तो नया टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। आपकी बुक में इसका नोटेशन क्या है म्यू बार, जबकि इसका नोटेशन क्या होता है जनरली एम बार, कैपिटल एम बार इसका नोटेशन होता है। तो आपकी बुक में क्या लिया है म्यू बार लिया हुआ है, ठीक है ना। ये पहले मैं बता देता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, फिर मैं आपको MCG का एक एनिमेटेड वीडियो बताता हूँ जिससे आपको समझना है आसानी, ठीक है। चलिए आइए, तो बेसिकली हमारे पास क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको बताता है कि आपका जो मैग्नेट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अगर उसमें से करंट फ्लो होता है तो वो कितनी, किसी कॉइल में से, कोई कॉइल है उसमें से आप करंट फ्लो करवाओ तो आसपास क्या बनाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, तो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दो आपके पास कॉइल है, दोनों में से आपने करंट फ्लो करा दिया, आपको ये चेक करना है कि किसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप क्या निकालेंगे, आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। उसको कह दो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, एक ही बात है। समझ आ गया। तो दो कॉइल ले लो, दोनों में से करंट को फ्लो करा दो, फिर ये चेक करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कौन वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्या निकालोगे दोनों का, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक। सवाल ये है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते कैसे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक में गिवन है। उसका फॉर्मूला है I × A बार,
क्या फॉर्मूला है, I इंटू ए बार। अगर दोनों में सेम करंट जा रहा है तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा और तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का और एक फॉर्मूला होता है, वो टॉर्क के टर्म्स में होता है। किसके टर्म्स में होता है, टॉर्क के टर्म्स में। एक और बात, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ये एक टर्न के लिए I इंटू ए है, अगर n टर्न्स होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, NIA। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जिस सेंस में करंट फ्लो हो रहा है उस सेंस में क्या कर दो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया वेक्टर। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। सबको समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, यूनिट बता सकता है कोई मुझे, करंट का क्या होगा, एम्पियर, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन तुम खुद लिख सकते हो फिर, ठीक है ना। चलो ये समझ में आता है। टॉर्क के टर्म्स में भी इसका एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू बार क्रॉस बी बार। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है ना। तो टॉर्क क्या होता है, एम बार क्रॉस बी बार या म्यू बार क्रॉस बी बार। इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं एम म्यू बी और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क ये भी हो सकता है। समझ आ गया, ठीक है ना। मतलब क्या, अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी में कितना एंगल है, थीटा, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, कितना लगेगा, म्यू बार क्रॉस बी बार। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसमें दो केसेस हो सकते हैं, जब वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। पैरेलल हो मतलब क्या, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा तो टॉर्क क्या लगेगा, जीरो लगेगा। क्यों जीरो लगेगा, साइन जीरो इज जीरो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर 180 होगा तो तब भी क्या लगेगा, जीरो लगेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है। टाउ बार इज इक्वल टू क्या होता है वहाँ पर, पी बार क्रॉस ई बार। करा चुका हूँ मैं आपको ये। पी उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर म्यू बार क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वो क्या बताता है, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये क्या बताता है, कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ आया, क्लियर हो गया। कॉपी कर लो उसको, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फंडा है। तो आपका जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ डायपोल, इसको समझने की कोशिश करो। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अगर हमारे पास जो है, जैसे कॉइल था, सब यहाँ ध्यान दो, ये कॉइल था, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या, ये रोटेट कहाँ करना चाह रहा है, किधर रोटेट करेगा बताओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, करंट इसमें यहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये बाहर वो अंदर, मतलब रोटेट कैसे करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। समझ आ गया, ऐसे रोटेट करना चाह रहा है। मैं इसको पकड़ के उल्टा घुमा देता हूँ तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो जो उल्टा टॉर्क लगा करके मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि वो ऐसे रोटेट करना चाह रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा टॉर्क लगा करके रोटेट कर रहा हूँ। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो मुझे देखना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का वहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या था, डायपोल के केस में क्या था वो, माइनस पी बार डॉट ई बार। कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करा है कि अगर आपने एक डायपोल लिया और डायपोल ये इधर है, ये ऐसा घूमना चाहता है ना, हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, तो उसके पास क्या स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी स्टोर हो जाएगी, माइनस पी बार डॉट ई बार। तो बिल्कुल वैसे ही ये रोटेट करना चाहता है ऐसा, मैं इसको उल्टा रोटेट करवा रहा हूँ कॉइल को, तो इसके पास भी क्या स्टोर हो जाएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी यू लिया है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वहाँ पी था तो यहाँ म्यू है, वहाँ ई था तो यहाँ बी है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस म्यू बार डॉट बी बार। कहाँ पर आया ये आया मैग्नेटोस्टैटिक्स में। कहाँ आया, मैग्नेटोस्टैटिक्स कहते हैं उसको। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में यहाँ आ रहा है। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस म्यू बी और क्या बनेगा, कॉस थीटा।
समझ आ रहा है? अब इसमें केसेस देख लो। केस क्या है? फर्स्ट केस में क्या होगा? अगर थीटा क्या हो जाए? 0 हो जाए। थीटा 0 हो जाए तो बताओ यू क्या हो जाएगा? बोलो, cos 0 क्या होता है? 1, तो हो जाएगा माइनस म्यू बी। समझ आ रहा है? ठीक है ना। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस अगर थीटा क्या हो जाए? 90 हो जाए। cos 90 कितना होता है? 0। समझ में आ गया? या 180 कर लो। 180 कितना हो जाएगा? बोलो, cos 180 क्या होता है? -1, तो यू क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्लस म्यू बी। सबको समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? अब डायग्राम देखो, डायग्राम चेक करो। वो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल के ऊपर 2 एरोज दिए हुए, उसमें म्यू और बी के बीच में एंगल कितना है? 0। पहला केस एंगल 0। सेकेंड डायग्राम में क्या दिया है? म्यू और बी के बीच में एंगल 180। दूसरा केस। अब समझ आ गया? तो वो जो 2 डायग्राम्स दिए हैं वो किसके हैं? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट के ऊपर गलती से आ गया है वो। समझा? ठीक है ना। चलो फिर, तो ये समझ में आ रहा है। 2 चीज़ आपको मैंने समझा दी। अब इसके बाद हम लोगों को एमसीजी एक पढ़ना है। एमसीजी वही है, ये है ना, बस इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्या पढ़ लेंगे? एमसीजी पढ़ लेंगे। उसके बाद बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये चैप्टर का यहीं कंप्लीट हो रहा है एमसीजी के बाद। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा बायोट-सैवर्ट लॉ, वो एक डिफरेंट पार्ट है। ठीक है ना। चलो भाई, कॉपी कर लो उसको। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है अपने को क्या पढ़ना है? बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में देखना है। एमसीजी बचा है ना, बस एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ मैं। चलो पहले बायोट-सैवर्ट लॉ देख लेते हैं। तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है? law is used to calculate the magnetic instability to be and sin theta. The Biot-Savart law expresses the relationship between अपने पास क्या है? एक वायर है, एक ये वायर है, इसमें से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। बैटरी कनेक्ट कर दी गई तो क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अभी अपने वायर अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो किसी भी पॉइंट पे ये वायर की वजह से जो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो उसी का हमारे पास एक लॉ है, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। वो बायोट-सैवर्ट लॉ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक। तो ये जो बायोट-सैवर्ट लॉ है, आपको क्या करता है? वायर में से जो करंट जा रहा है, इसकी वजह से आसपास क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको निकाल करके देता है। समझ आ गया? ठीक है ना। पूरे वायर की वजह से निकाल के नहीं देगा, बहुत छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या करेगा? डीबी एलिमेंट, मतलब क्या करेगा? छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट लेगा, इसके वजह से इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है वो आपको निकाल करके दे देगा। कौन निकाल करके देगा? बायोट-सैवर्ट लॉ। फिर आप क्या करोगे? हर छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे और सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे मतलब इंटीग्रेट कर दोगे। समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो आइए उसको समझते हैं। आइए देखिए। produced by the current. The Biot-Savart law is used to calculate the magnetic induction at a point of a magnetic field produced by the current. Now, consider a finite long conductor XY of any arbitrary shape carrying a current I. Let B be the point in the magnetic field of the current carrying conductor. To determine the magnetic induction B at point B, due to the current carrying, let us assume the conductor is divided into a number of infinitesimally small elements. ये समझ आ रहा है? आपके पास एक वायर है, आपके पास क्या है? एक वायर है। उस वायर में से क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। वायर का शेप कैसा है? आर्बिट्रेरी। इसके आसपास इसके वजह से क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको कौन से पॉइंट पे निकालना है? पी पॉइंट पे। तो आप क्या कर रहे हो? पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। क्योंकि बायोट-सैवर्ट लॉ किस पे लगता है? ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देता है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड? छोटे से एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है? ठीक है ना। ऐसा है, देखो छोटा सा डीएल लेंथ आ गया। ठीक है,
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी यहाँ पे, dB। क्या मतलब, हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ये पॉइंट पे, और लास्ट में सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ये बोला गया। समझ आ रहा है तुम लोग को? ये जो आपका छोटा सा करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट से आपका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वो डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है ना, चलो ध्यान रखना ये सब अभी। समझ आ रहा है? करंट के डायरेक्शन में ये टेंजेंट ले लो और ये r वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, समझ आ रहा है? क्या समझ में आया कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल किसके है, कितना करंट फ्लो हो रहा है और लेंथ कितनी है, फिर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। समझ आ गया? इन तीनों को फिर मिला देगा वो, प्रोपोर्शनल टू IDL अपॉन r स्क्वायर। समझ आ रहा है? ठीक है ना। ये समझा? क्या किया, r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड, वही है। इससे क्या हो जाएगा, dl बार क्रॉस r बार क्या मिलेगा, dl r साइन थीटा मिल जाएगा। समझे? ठीक है ना। तो इससे अगर हम लोग क्या कर देंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड करके, तो बेसिकली हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो dl बार क्रॉस r बार, ये r वेक्टर है, क्या ये r वेक्टर है। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। ठीक, आइए मैं समझाता हूँ एक और स्टेप कैसा है, वो क्लियर हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ेगी, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा करके क्या आएगा, μ0/4π IDL r थीटा अपॉन r क्यूब। एक r कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, r स्क्वायर। μ0 को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू इतना होता है। ये समझ आ रहा है, परपेंडिकुलर है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, रूल बताया था मैंने उसे, बस वही रूल से निकालते हैं। ठीक है, चलो समझाता हूँ मैं आपको। ये आपका वायर है, आपका वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। ये इस करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। कैसे निकालते हैं, थंब को क्या करो, करंट के डायरेक्शन में लेके जाओ, पॉइंट कहाँ पर, इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर। देखो अंदर की तरफ जा रही है। समझ आ गया? वो टेढ़ा करके बता रहा तो ऐसा लग रहा है। समझ आ गया? ठीक है ना। तो वही बात है, ऐसा है। चलो ये अपने को क्लियर हो जाता है। तो बायट-सावर्ट्स लॉ ऐसा है। बायट-सावर्ट्स लॉ को फिर इसे कंपेयर कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से। ये सब हमारी बुक में दिया नहीं है। ये समझ आया तुम लोग को? क्लियर हो गया एकदम? ठीक है ना। अब मैं आपको आपकी बुक का थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे दिखाना था MCG, लेकिन वो वीडियो मिल नहीं रहा मुझे। आइए अपनी बुक पे चलते हैं। चलो, तो क्या समझ में आया तुम लोग को, बताओ क्या समझ में आया बायट-सावर्ट्स लॉ से? क्या समझा? एक वायर होगा, उसमें से क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी वजह से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालने के लिए क्या, कौन सा लॉ मिला, बायट-सावर्ट्स लॉ। क्या फॉर्मूला है, dB = μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना। मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताता हूँ। टेक्स्ट बुक पे आइए। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 239 देखिए। समझ आ गया? सेम वही डायग्राम है। ठीक है। वो छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक पॉइंट पे। ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो,
पेज नंबर 240 पे देखो, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है ना, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में समझाता हूँ जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। आइए, तो सबसे पहले बायोट-सैवर्ट्स लॉ तो हम लोग को समझ में आ गया है ना। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है? बायोट-सैवर्ट्स लॉ आपको कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके दे देता है। तो आपके पास क्या होगा? एक वायर होगा जिसमें से क्या होगा? कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। इस करंट एलिमेंट का, ये करंट एलिमेंट कितनी लेंथ का है? DL बार। इसकी वजह से आपको यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये एंगल कितना है? थीटा, और ये क्या है? R बार। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सर्किट कंप्लीट है, समझे? वो हम बता नहीं रहे, समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है ना। अब मुझे अगर इधर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? अंदर। तो मैं क्या बनाऊंगा? क्रॉस। समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ, हो जाएगा B बार। अब ये छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या होगी? DB बार। क्या होगा वो? म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय क्या है? R स्क्वायर और R कैप। ये समझा? R कैप क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। कौन से डायरेक्शन में? वो R कैप के डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? कौन से डायरेक्शन में? R कैप। मैंने वो R कैप डायरेक्शन मान लिया, समझ आता है? ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, I समझ आ रहा है क्या है? करंट है। DL क्या है? वो करंट एलिमेंट की लेंथ है। R क्या है? ये डिस्टेंस है। और थीटा क्या है? R बार। और करंट एलिमेंट यानी करंट का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन था उसके बीच में क्या है? एंगल है। ठीक है ना। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। अब R कैप को क्या लिख सकता हूँ मैं? R कैप को लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं? बोलो जल्दी। अरे R कैप को क्या लिख सकता हूँ? R बार अपॉन R। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब समझने की कोशिश करो कि मेरे पास हो जाएगा DB, उसके बाद क्या हो जाएगा? म्यू 0/4 पाई, ये क्या हो जाएगा? IDL, I इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास? DL साइन थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? R मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? R। तो मिला के क्या हो जाएगा? R क्यूब। क्या हो जाएगा? ये R क्यूब। फिर ये DL साइन थीटा R को क्या लिख सकते हैं? DL बार क्रॉस R बार। तो हो जाएगा DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, और ये क्या हो जाएगा? I अपनी जगह पर, ये क्या हो जाएगा? DL बार क्रॉस R बार डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? R क्यूब। समझ आ रहा है? ठीक है ना। R कैप मत लिखो, उसको ऐसे कर लो, R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड, तो ये ऐसे बन जाएगा क्योंकि AB साइन A बार क्रॉस B बार क्या होता है? AB साइन थीटा। ऐसे लिखो उसको। तो ये आपको DB बार मिल गया। तो DB बार का डायरेक्शन क्या होगा? जो DL बार क्रॉस R बार का डायरेक्शन होगा। DB बार का डायरेक्शन क्या होगा? जो DL बार क्रॉस R बार। ये क्या आपका देखो? DL बार। ये आपका क्या है? R बार। तो DL बार क्रॉस R बार कहाँ जाएगा? अंदर। तो इससे भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, दोनों आपको सेम डायरेक्शन दे देंगे। तो ये आपको क्या करेगा? इसका बायोट-सैवर्ट्स लॉ आपको छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दे देगा। ठीक है ना। म्यू 0 का वैल्यू कितना है? म्यू 0 का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आप ऐसे मत याद रखना जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने याद कर लिया, क्या है वो? 9 इंटू 10⁻⁹। तो आप ऐसे याद कर लो, म्यू 0/4 पाई जो होता है वो होता है 10⁻⁷। कितना होता है वो? 10⁻⁷। प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको कॉपी कर लो तुम लोग। चलो, तो ये अपने को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। चलो भाई, म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट करता है उसके बारे में आपको आइडिया देता है। ठीक है। चलिए भाई, अब क्या इसको हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग निकालेंगे करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है ना। ये हम लोग बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसकी वजह से। एक हमने कैसा अभी तक वायर लिया था? आर्बिट्रेरी शेप का। लेकिन अगर एक इन्फाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा उसकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ का क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आइए। तो ये इसके साथ में कराना चाहिए था, पता नहीं बीच में क्या क्या घुसा देता है ये बीच में अचानक से क्या ले आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ये यहाँ का टॉपिक ही नहीं है, इसको मतलब आगे डिस्कस करना चाहिए था। इसके आगे फिर एप्लीकेशन करता है। तो एप्लीकेशन इसके टोटल मिला करके आपको 3 से 4 करने हैं। 3 से 4 एप्लीकेशंस आपको इसके करने हैं। तो सबसे पहला तो बेसिकली अभी हेडिंग क्या लगेगी? हेडिंग लगेगी एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ के आपको क्या करने हैं? अभी एप्लीकेशंस करने हैं। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन है करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है ना। करंट इन अ स्ट्रेट इनफाइनिटली लॉन्ग
वायर, करंट इन अ स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, आपको क्या करना है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दो, डेरिवेशन काफ़ी मैथमेटिकल है, काफ़ी मैथमेटिक्स है इसमें। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक वायर है, कितना लंबा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। कितना लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो बहुत लंबा वायर है, ये भी इन्फिनिटी तक, वो भी क्या है, इन्फिनिटी तक। ठीक, क्लियर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं आई। क्या करंट फ्लो करा रहे हैं, आई इसमें से करंट फ्लो कराते हैं। और यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर सेंटर से ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, अभी आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा ना, करंट एलिमेंट कंसिडर। तो छोटा सा क्या करना पड़ेगा, करंट एलिमेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इन लोग क्या करते हैं, आपकी बुक में छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं, कौन सा, डीएल लेंथ का। कितना, डीएल लेंथ का। तो ये डीएल लेंथ का एलिमेंट कंसिडर किया, उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि ये वाला एंगल क्या है, ये आपका एंगल थीटा है। क्या एंगल बोलते हैं, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट यहाँ कंसिडर किया, और इसके वजह से अपने को क्या करना है, देखो पूरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो हर छोटे एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है, हर छोटे एलिमेंट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी वो आपको निकालनी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक। अब जो है उसने ये एंगल क्या कंसिडर कर लिया, थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अरे टोटल 180 है ना, तो क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है, 90। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ लिया गया है वो लिया गया है स्मॉल एल, और ये लेंथ जो अपने को पता है क्या होता है, आर होता है। समझ आ गया, अभी बताया था आपको मैंने, ठीक है। चलो भाई, अब क्या, अब अपने को अगर छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो उसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ। क्या फॉर्मूला है, बोलो, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन क्या है, r²। सबको क्लियर है, चलो ये अपने को समझ में आता है। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, फॉर्मूला है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं ये देखूं कि ये यहाँ से भी कितना है, इन्फिनिटी तक, वहाँ से भी कितना है, इन्फिनिटी तक, समझ में आ गया। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को मैं ऐड करूँगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, dB। तो ये आधा यानी अपर पार्ट वाले को ऐड करूँगा, dB, सब dB को ऐड कर लूँगा, कौन से, अपर पार्ट वाले। फिर कौन से ऐड करने पड़ेंगे, लोअर पार्ट वाले, dB सबको ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसे टोटल कितने dB ऐड करने पड़ेंगे, इनफाइनाइट। समझ में आ गया, एक अपर पार्ट वाले और दूसरा लोअर पार्ट वाले। तो ये सब जो है आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dB 0 से इन्फिनिटी। क्यों ऐसा, 2 टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि एक अपर पार्ट में लेना पड़ेगा और दूसरा लोअर पार्ट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल डिफरेंट हो जाएगा ना नीचे। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dB लेना पड़ेगा। अब dB क्या है उसका वैल्यू पुट कर दो। dB क्या है बताओ, dB अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ, ये है μ0/4π IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, r², 0 से इन्फिनिटी। समझ आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कौन कौन कांस्टेंट है, μ0/4π, I भी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी क्या होगा, चलो μ0/4π कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, उसके बाद क्या है मेरे पास, dl भी क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ रहा है, छोटे छोटे लेंथ तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो क्या करने वाला हूँ मैं भी। यहाँ पर जो है जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर लिख देता हूँ। क्या क्या मेरे पास कांस्टेंट है, मेरे पास ये तो मुझे पक्का पता है कांस्टेंट है। छोटी छोटी लेंथ को मैं वेरी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, तो उसको मैं कांस्टेंट नहीं लेता हूँ। तो मैं बी नेट अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स, फिर क्या लिखूंगा, μ0 I अपॉन क्या हो जाएगा, 4π, और इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास dl, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, r²। यहाँ तक सबको समझा है, ठीक। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये अगर आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा तो इस ट्राइंगल में मैं निकाल रहा हूँ साइन 180 माइनस थीटा। और ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। ये साइन थीटा ही के बराबर होता है। ऐसा क्यों, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट,
कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो अब साइन 180 माइनस थीटा इस ट्राइंगल में लगाओ। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है? कैपिटल आर। हाइपोटेन्यूज क्या है? स्मॉल आर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा के बराबर। और साइन थीटा क्या होता है? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। समझ आ गया? इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना। सबको क्लियर है? अब उसी ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बताओ क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एल स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे होगा। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये अपन ने ले लिया, इसको क्या कर दो? 3 दे दो। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, चलो भाई। अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या है वो? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। आर स्क्वायर का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर स्क्वायर क्या मिलेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सबको समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो 2 और 3 है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 में। तो देयरफॉर बी नेट क्या बनेगा बताओ? बी नेट बनेगा 2 टाइम्स μ0 i अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी dl अपनी जगह पर। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है कैपिटल आर बाय स्मॉल आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो कि स्मॉल आर स्क्वायर क्या है? वो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ आई बात? क्लियर हो गया? अब ये स्मॉल आर नीचे आ जाएगा तो बताओ क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ये बचेगा 2 इंटू 2 और 2 को कैंसिल कर दो, 2 और 4 को। बताओ क्या आएगा? μ0 i अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या है? dl और ये क्या हो जाएगा? r डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? स्मॉल r इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्मॉल r क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? द होल रेज टू हाफ। एक ही बात है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास μ0 i अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा? आर dl डिवाइड बाय क्या है? स्मॉल आर क्या है बताओ? स्मॉल आर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल रेज टू हाफ इंटू क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जिसके पावर में क्या हो जाएगा? हाफ है, यहाँ 1 है, दोनों मिला के 3/2 ऐड हो जाएगा ना। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देयरफॉर बी नेट का एक्सप्रेशन बनेगा, बोलो μ0 अपॉन 2 पाई, μ0 i अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर dl डिवाइडेड बाय, बताओ r तो कांस्टेंट ऐसे ही बाहर जाएगा, वो r कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बाहर? ये r तो कांस्टेंट है ना, ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो r कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल रेज टू क्या है? 3/2। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो है, आपकी बुक में भी डायरेक्ट दिया है, बाद में एक बॉक्स में इसको सॉल्व करके दिया है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। आपको मतलब अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके एक्सप्रेशन आता है 1/r²। क्या होता है वो? 1/r²। तो देयरफॉर बी नेट क्या बन जाएगा? बी नेट बनेगा μ0 i अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई, ये r और ये क्या हो जाएगा? 1/r²। एक r क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचेगा? μ0 i अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई r। आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझा? क्लियर हो गया? एग्जाम में आया तो बस इतना ही करना है और सॉल्व नहीं करना। उसको बुक में दिया है कैसे सॉल्व करना है, मैं समझा भी देता हूँ उसको, लेकिन वो आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। समझ आ गया? ठीक है, कॉपी कर लो उसको। तो ये हम लोग ने किसके लिए निकाला? मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के लिए। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या? नीचे का पार्ट गायब। तो इसमें ये 2 का फैक्टर तो हट जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी बेसिकली ये जो भी आंसर आया उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यही मतलब ना सेमी इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि दोनों पार्ट्स को ऐड नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या ऐड किया? अपर वाले डीबी और लोअर वाले डीबी। अब लोअर वाले डीबी तो आएंगे ही नहीं। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला μ0 i अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई r। इसके लिए बी सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। समझ में आ गया? और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए आया? इनफाइनाइट वायर के लिए। समझा? ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो ये फॉर्मूला, सेमी इनफाइनाइट होगा तो ये फॉर्मूला। एकदम आसान, ठीक है। वो मैथमेटिक्स में मत पढ़ो तो बेहतर है, ठीक है। चलो, क्योंकि वो सॉल्व करा सकते हैं लेकिन अननेसेसरी वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। और सभी डब्बे कैंसल्ड है, वो बॉक्स में दिया हुआ है, वो नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं लिखना आपको, ठीक है। चलो भाई,
दो ही डब्बे आपको सिर्फ रिड्यूस नहीं किए गए, एक सॉल्ट एग्जाम्पल वाले और दूसरे रिमेंबर दिस वाले, बाकी सभी डब्बे क्या कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए। ठीक है, आइए देखिए, तो ये अपने पास हो गया। अब जो है, अब आपको निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, तो अगर दो लॉन्ग आपके पास पैरेलल वायर्स है तो उनमें कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपको निकालना है। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों में क्या कर रहा है, करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें से करंट जा रहा है I1, इसमें से क्या करंट जा रहा है I2। ठीक है ना, ये जो करंट I1 जा रहा है इसकी वजह से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड किसको अफेक्ट करेगी, खुद को तो अफेक्ट नहीं करेगा, किसको अफेक्ट करेगी, I2 को। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले बताओ B1 होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लगने वाली है, B1, जो भी कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा। ठीक है ना, अब बताओ I2 अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कौन सी, B2, और वो B2 मैग्नेटिक फील्ड किसको अफेक्ट करेगी, I1। समझा कि नहीं, ये वाले वायर को अफेक्ट करेगी, उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर। देखो ऐसे करंट जा रहा है, ये कहाँ जाएगी, बाहर। तो इस पे यहाँ पर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बनेगी बाहर B1। समझ आ रहा है, ठीक। ये कौन, कैसे वायर है, इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है। कैसे वायर है, इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है। अगर इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है तो इनफाइनिटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, अभी निकाला हमने, क्या फॉर्मूला है, μ0I/2πr। क्या है वो, μ0I/2πr। आर रेडियस नहीं है, दोनों पॉइंट्स के बीच का या वायर या पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो उसको डी बोला है आपकी बुक में। कितना बोला है, डी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, B1 या B2, कितनी बनेगी मैग्नीट्यूड में, μ0I/ क्या आ जाएगा, 2πd बनेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, इन जनरल ये बनेगी। समझ आ गया, ठीक है ना। चलो तो B1 अगर मैं प्रॉपर करंट के हिसाब से लिखूंगा तो बताओ B1 क्या होगा, μ0। B1 किसके वजह से बन रही है, I1 की वजह से, तो μ0I1/ क्या हो जाएगा, 2πd। समझ आ गया। और B2 बताओ क्या होगा, μ0I2/ क्या हो जाएगा, 2πd। समझ आ रहा है, ठीक। अब मैं लिखना चाहता हूं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। क्यों फोर्स लगेगा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बताया था आपको मैंने, ठीक है ना। फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। फोर्स कितना लगेगा बताया था मैंने, BIL sin थीटा। क्या लगेगा, BIL sin थीटा। तो F = क्या होता है, BIL sin थीटा। ये फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है। थीटा क्या है, थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल। तो अब मैं लिखना चाहता हूं कि पहले वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वायर 1/2, फोर्स ऑन वायर 1/2। तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है BIL sin थीटा। फर्स्ट वाले वायर पे मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लग रही है, यहाँ B1 थी, यहाँ कितनी लग रही है, B2। इसकी वजह से बन रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है, कौन सी लग रही है, B2 लग रही है। फर्स्ट वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लग रही है, B2 लग रही है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो B2। करंट उसमें से कौन सा जा रहा है, I1। उसकी लेंथ हमने क्या ले लिया, L1। कितनी लेंथ ले ली, L1। और साइन कितना है, थीटा कितना बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, देखो इधर पे बाहर, और करंट कहाँ है, ऊपर। एंगल कितना है, 90। एंगल 90 मतलब साइन 90 क्या होता है, 1। समझ आ गया, ठीक है। फोर्स 2 निकालना चाहता हूं, यानी फोर्स ऑन वायर 2/1। वायर 2 जो है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लग रही है, B1। उसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2। लेंथ उसकी क्या ले लिया, L2। छोटा सा लेंथ हमने क्या कर लिया, उसका कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। तो छोटा सा लेंथ हमने उसका कंसिडर कर लिया, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। B2 का वैल्यू बताओ कितना है, B2 कितना है, B2 अपने पास है μ0I2/ क्या है, 2πd। I1 अपनी जगह पर, L1 अपनी जगह पर। समझ आ गया। मुझे बताओ B1 कितना है, B1 है μ0I1/ क्या है, 2πd। ये क्या है, I2 अपनी जगह पर, L2 अपनी जगह पर। समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या मैं निकालना चाहता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ को वहां भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ हो जाएगा F1/L1
इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई डी। मतलब अगर दोनों वायर में से सेम करंट को फ्लो कराएं तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लास्ट टाइम बताया था मैंने। तो इसके हर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और इस पर भी आ जाएगा सेम वही कहानी, देखो F2 अपॉन L2 लिख दो तो क्या आ जाएगा, वही आएगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब समझा अपन ने क्या निकाला, दो वायर लिया, दोनों में से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओ या अपोजिट डायरेक्शन में कराओ। अगर सेम कराएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट कराएंगे तो रिपल करेंगे। तो बेसिकली एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। तो उसके हर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा वो अपन ने निकाल लिया। कितना फोर्स लगेगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, इतना फोर्स लगेगा। समझ आई बात, कॉपी करो इसको।